हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर न्यूक्लियाई पढ़ेंगे। उसमें पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे न्यूक्लियन। सबसे पहले न्यूक्लियन किसको कहते हैं? जो न्यूक्लियस में रहता है, क्या है? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोलते हैं, तो न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियन बोलते हैं। फिर है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो दैट इज एटॉमिक नंबर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z। उसके बाद है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का सिंबल है A। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जैसे सोडियम है तो इसमें प्रोटॉन कितने 11 है, न्यूट्रॉन 12 होते हैं, तो 11 + 12 23। तो ये हो गया उसका एटॉमिक मास। ये होता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। तो न्यूट्रॉन अगर निकालने तो A - Z कर लेते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। फिर है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड को क्या है? किसी भी एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की टर्म्स में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। जैसे सोडियम है, सोडियम न्यूक्लियाइड जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 23, तो ये हो गया सोडियम का न्यूक्लियाइड। फिर आ जाता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम होता है इसमें। जैसे हाइड्रोजन लिया तो तीनों हाइड्रोजन के ही होंगे, 3 या 2 जो भी हैं। कैसे कार्बन ले रखा है एग्जाम्पल, तो कार्बन तीनों ही कार्बन के हो गए। तो 1H1 1H2 1H3 जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास जो है डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो एनर्जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या है? E = mc², राइट। तो मास क्या है? 1 AMU। 1 AMU में कितना बताया था? 1.66 10⁻⁻27। लाइट की स्पीड क्या है? 2.998 × 10⁸ mc² कर दिया। लाइट की स्पीड को आप 3 × 10⁸ भी लिख के कर सकते हो अगर याद ना हो तो ये डाटा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया जूल में। अब इसको मुझे 1.6 × 10⁻19 से जब हम डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो याद करने का तरीका है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कट गए तो ये वोल्ट आ गया, मतलब जूल फॉर्म में आ जाएगा। तो जस्ट अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है जूल को, तो हम उसको इस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर आ गया 931 × 10⁶। जो 10⁶ है उसको हम मेगा समझ लेते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU = 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर साइज़ की। न्यूक्लियर साइज़ में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। मीन्स जितना ज़्यादा एटॉमिक मास होगा, यानी कि जितने ज़्यादा न्यूक्लियन होंगे उतना ही बड़ा वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का। जितने ज़्यादा, जैसे किसी बैग में जितना ज़्यादा सामान होगा उतना ही बड़ा उसका साइज़ हो जाएगा, मतलब अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर साइज़ की। न्यूक्लियर साइज़ में क्या है कि जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास है, यानी कि किसी भी न्यूक्लियन में, किसी भी न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा न्यूक्लियंस होंगे उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। तो 4/3 πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास के। जितना मास ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ r³ इज प्रोपोर्शनल टू a, या हम कह सकते हैं r इज प्रोपोर्शनल टू a 1/3, या r इज इक्वल टू सम कांस्टेंट r0 a पावर 1/3। तो ये जो r0 है ये होता है कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू इज़ 1.2 फर्मी, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास इज गिवन एज 27, फाइंड इट्स न्यूक्लियर रेडियस। तो वो लगाएंगे फॉर्मूला वही, r इज इक्वल टू r0 a पावर 1/3। r0 की वैल्यू 1.2 फर्मी, a की वैल्यू 27, पावर 1/3। 27 को हम लिख सकते हैं 3/3, 3 3 × 9, 3 × 27। 3/3 लिखा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1.2 × 3 विल गिव यू 3.6 फर्मी, ठीक है। तो न्यूक्लियर रेडियस जो आ रही है कितनी आ रही है? 3.6 फर्मी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की। न्यूक्लियर डेंसिटी में क्या है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी है। तो मान लो मास ऑफ न्यूक्लियन है m, मतलब कि एक न्यूक्लियन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास हम मान रहे हैं, एक सिंगल पार्टिकल का मास है मान लो m, और एटॉमिक मास है a। एटॉमिक मास क्या था? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब एक पार्टिकल का मास m है और उसमें 10 पार्टिकल है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 10 × m। तो ऐसे ही बताया हुआ है कि अगर एक का मास m है और उसमें a नंबर है, a एटॉमिक मास है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो गया m में, ठीक है। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है? 4/3 πr³। r की वैल्यू क्या पड़ी थी? r इज इक्वल टू r0 a पावर 1/3। डाल दो इसमें वैल्यू, 4/3 पाई, वॉल्यूम जो है 4/3 पाई, r की जगह r0 a पावर 1/3 का होल क्यूब, तो ये बन गया r0³ × a।
ठीक है। डेंसिटी का जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, एम ए, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। डाल दो इसमें वैल्यू, ए से ए कट गया तो अल्टीमेटली रिलेशन क्या आ गया 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। तो अब इस रिलेशन को अगर हम ध्यान से देखें, इन दिस रिलेशन देर इज नो डिपेंडेंस ऑन एटॉमिक मास। तो ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। तो हेयर फ्रॉम द रिलेशन यू कैन से कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है सबकी सेम है, चाहे हाइड्रोजन एटम है, चाहे आयरन है, चाहे यूरेनियम है, कोई भी है, तो सबकी डेंसिटी सेम है। न्यूक्लियर डेंसिटी, एलिमेंट की डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हम, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी दैट इज सेम, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए। अब इसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू कितनी निकलेगी 3 एज इट इज़ मास ऑफ न्यूक्लियन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का क्या लिया था 1.67 10⁻⁻27, 4 एज इट इज़, पाई की वैल्यू डाल दी, आर नॉट 1.24 में, ये सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ रहा है 2.3 × 10⁻17 kg पर क्यूबिक मीटर। सो हेयर यू कैन सी द न्यूक्लियर डेंसिटी इज सो हाई 10⁻17, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ वेरी वेरी हाई, और सब न्यूक्लियर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है। दिस डेरिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1932। तो इसको अगर हम थोड़ा सा स्टेप वाइज समझें, तो स्टेप वाइज समझें तो देखो क्या होता है, क्या कैसे है ये। तो जैसे हमने एक पोलोनियम का सोर्स लिया, ठीक है, वी हैव टेकन ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड दैट सोर्स इज पोलोनियम। तो अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर। तो जब बेरिलियम पे स्ट्राइक किया तो कुछ इनविजिबल रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई, और दे हैड मास नियर बाय सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, बट दे वर हाईली एनर्जेटिक, और दे वर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब उन पर कोई चार्ज नहीं है। और जब उसको पैराफिन स्लैब से पास किया तो प्रोटॉन्स वर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, डिटेक्टर वगैरह लगा के डिटेक्ट किया कि प्रोटॉन्स वर प्रोड्यूस्ड। तो इसका रिएक्शन हम ऐसे कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है, ये जो अल्फा पार्टिकल है 2He4, इसने किससे स्ट्राइक किया, बेरिलियम से, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, न्यूट्रॉन, ठीक है। और रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 4 + 2 6, 6 किसका होगा, कार्बन का, तो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है साथ में। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है, जो फ्री न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है, इट इज़ नॉट स्टेबल। तो वो क्या होता है, इमीडिएटली इट डिसइंटीग्रेट्स। किस में डिसइंटीग्रेट हो गया, एक हाइड्रोजन में, या जिसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में, और एक एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल एंड सम एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। अच्छा, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं न्यूट्रॉन की क्या है। इट इज़ न्यूट्रल, इट हैज़ नो चार्ज, मास कितना है 1.0086 AMU या 1.67 10⁻⁻27 kg, हाई पेनिट्रेशन पावर है, लो आयनाइजेशन है। आयनाइजेशन लो क्यों है, क्योंकि चार्ज नहीं है। और फ्री न्यूट्रॉन इज़ अनस्टेबल, जैसे हमने देखा था कि एकदम से वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। एंड इट इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो हम अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इट विल बी यूज एट वेरियस स्टेप्स। अल्फा पार्टिकल क्या है, जैसे हीलियम एटम है, हीलियम एटम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर दें, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हटा दें, तो जो हीलियम का न्यूक्लियस बचा है इसको बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल। तो इस अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना है +2e, और मास कितना है 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्फा पार्टिकल। उसके बाद हमारा आ जाता है न्यूक्लियर फोर्सेस। दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जो द फोर्सेज विच आर एग्जिस्टिंग इन द न्यूक्लियंस, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस में जो फोर्स लग रही है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। The strong attractive force acting between the protons and neutrons of a nucleus which keep them bound together inside the nucleus is called nuclear force. जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है बहुत डिटेल में। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एग्जिस्टिंग इन नेचर, नेचर की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है कौन सी, न्यूक्लियर फोर्स। और अगर हम रेशो देखें तो ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, रेशो क्या है, अगर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स 1 यूनिट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 है और न्यूक्लियर फोर्स है 10⁻38। तो ये जो है हमारी Fe जो हमने लिखा, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
फिर शॉर्ट रेंज फोर्स है, इट इज़ एप्लीकेबल अप टू 2 to 3 फर्मी ओनली। चार्ज इंडिपेंडेंट है, चाहे हम प्रोटॉन प्रोटॉन लें, चाहे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन लें या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन लें, तो तीनों में सब में सेम फोर्स होती है। नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन सेंट्रल क्या होती है, सेंट्रल क्या होती है, एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक जो एक्ट करती है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स। तो हम जैसे अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये सेंटर से नहीं लेते, हम जस्ट न्यूक्लियन से ले रहे हैं उसकी। और फिर ये दे डू नॉट अबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं होती, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑब्जर्व फॉलो नहीं करती। अगर हम इसका एक ग्राफ की बात करें, ग्राफ किसके बीच में है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। तो वी गेट ए, दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ। तो ये जो डिस्टेंस है आर नॉट, यहाँ पर इट इज़ इन द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ये इतने डिस्टेंस पे जो न्यूक्लियन है वो बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में, उससे कम डिस्टेंस करते हैं तो ये फोर्स बन जाती है हमारी रिपल्सिव इन नेचर, और अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स बिकम्स अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक, तो ये हो गया हमारे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारी कुछ डेफिनेशन और भी हैं। मास डिफेक्ट आ गया। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, मान लो आपके पास कुछ सपोज़ वाटरमेलन है या कोई भी चीज़ है, 1 kg का कुछ आपने एक बॉक्स में या एक बैग में रखा हुआ है कोई सामान, मान लो आपके पास 10 बॉल है, 100 ग्राम ईच। ठीक है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 100 बॉल 10 बॉल्स का, अगर एक बॉल का मास है 100 ग्राम, तो 100 × 10 यानी कि 1000। ठीक है, तो अगर बैग का मास हम नोट करें तो बैग का मास या तो 1000 ग्राम के बराबर होगा या उससे हायर होगा, अगर बैग का भी कुछ अपना वेट है तो सेम इज़ विद द न्यूक्लियस। उसमें क्या है, मतलब इसको अब हम बात करते हैं मास डिफेक्ट की। मास डिफेक्ट एक्चुअली हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर हम उसका मास नोट करें और न्यूक्लियस का मास नोट करें, तो टोटल मास ऑफ जो न्यूक्लियन है वो ज़्यादा निकल रहा है एज़ कम्पेयर टू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस के। मतलब जैसे मान लो एक बैग में आपने 10 बॉल रखी हुई है, 10 बॉल का वेट मान लो 1 kg है। ठीक है, और बैग में जब आपने डाल के उसको वे कर रहे हो तो उसका मास या तो 1 kg आना चाहिए बैग के साथ, या थोड़ा हायर आना चाहिए, जैसे बैग का मास भी अगर हम ऐड कर दें तो। लेकिन यहाँ अपोजिट है कि बॉल का मास ज़्यादा आ रहा है और जब बैग में डाल दी तो कम आ रहा है, यानी कि न्यूक्लियन का जब हम मास ऐड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा है, क्वांटिटी, वो नंबर ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और जब हमने उसको न्यूक्लियस का मास लिया तो वो थोड़ा सा कम है विद न्यूक्लियन। तो उस डिफरेंस ऑफ मास को हम बोलते थे मास डिफेक्ट। क्या बोला इसमें, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियन एंड द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। न्यूक्लियस में और न्यूक्लियन के मास का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। जैसे प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, Z, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, अगर एक प्रोटॉन का मास mp है, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, तो ZmP मास ऑफ प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन अभी मैंने बताया था एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और Mn के मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो ये टोटल जो मास है ये है मास ऑफ न्यूक्लियन, और ये जो है ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, वो एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है। तो इन दोनों का मास जो है अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो उसमें कुछ वैल्यू निकल कर आती है, यानी कि ये मास हायर है और ये कम है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो ये मास डिफेक्ट किस वजह से आता है, कहाँ जा रहा है ये मास, तो रीज़न इसका ये है कि वो जो मास कम हुआ है वो कन्वर्ट हो गया mc² एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में, बाइंडिंग एनर्जी में, टू बाइंड द न्यूक्लियंस टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो यही मास डिफेक्ट इंटू c², c² इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हो गया हमारा मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, जिसमें केमिकल आइडेंटिटी जो एलिमेंट की बिल्कुल ही चेंज हो जाती है दूसरे एलिमेंट में। केमिकल रिएक्शन में जैसे आपने कॉपर सल्फेट लिया तो दूसरे प्रोडक्ट में आपको कॉपर भी मिलेगा, सल्फेट भी मिलेगा, चाहे किसी के साथ भी अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पर जैसे अगर हमने नाइट्रोजन और अल्फा पार्टिकल लिया है तो प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो जो केमिकल आइडेंटिटी है वो एंटायरली चेंज होगी, तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक है फिशन, एक है फ्यूज़न। फिशन मतलब टू ब्रेकअप, फ्यूज़न मतलब टू कंबाइन। अगर हैवी एलिमेंट छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक हो रहा है
उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। एग्जाम्पल यूरेनियम 235, न्यूट्रॉन दोनों कंबाइन हुए, ये हैवी एलिमेंट है। ये किस में ब्रेक हो गया? बेरियम और क्रिप्टॉन में। अलॉन्ग विद दैट 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज इन एनर्जी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियर फिशन। फिशन मतलब ब्रेक। फ्यूज़न में क्या होता है कि लाइट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और वो बना देते हैं हैवी एलिमेंट्स, लेकिन इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मस्ट है। जैसे 1H1 + 1H1 गिव राइज टू 1H2, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना ड्यूट्रॉन, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। फिर ये 1H2 कंबाइन कर रहा है तो ये बन गया 2He3, हीलियम का आइसोटोप हो गया, प्लस 0N1 प्लस Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस टाइप के रिएक्शन जिसमें लाइटर एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं थोड़े हैवियर में, उसको बोलते हैं फ्यूज़न रिएक्शन। अगर हम कंपेयर करें न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन को, तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो फिशन है हैवी एलिमेंट ब्रेक हो रहा है स्मॉलर में, और फ्यूज़न में लाइटर एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं हैवी में। इसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर इज़ नॉट एंटायरली रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए इसमें, लेकिन इसमें मस्ट है। इसीलिए ये लैब में करना पॉसिबल नहीं है। ये कहाँ पर होता है? स्टार्स में, सन में। कौन सा? न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। ये क्विक प्रोसेस है, एकदम से ब्रेक हो जाएगा। इसमें कुछ स्टेज वाइज चलता है, स्टेप वाइज। अभी हमने देखा था ना 1H1 कंबाइन हो गया तो बन गया 1H2, फिर 1H2 कंबाइन हो रहा है वो 2He3 बन रहा है। तो स्टेप्स में चलता है ये। इसमें एनर्जी रिलीज कंपैरेटिवली लेस होती है। कितनी? 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, लेकिन इसमें 6.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं फिशन के, जो ब्रेक हो रहा है, ये हार्मफुल है। इनकी कुछ रेडिएशंस वगैरह जो निकलती हैं वो हार्मफुल है, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो हार्मलेस हैं। जो नेचर में जो रिएक्शन हो रहा है, सन में हो रहा है, स्टार्स में हो रहा है, तो ये हार्मलेस है इनके प्रोडक्ट्स। इसमें फ्यूल जो हमारा लिमिटेड है। हमने यूरेनियम लिया, हमने थोरियम लिया, हमने पोलोनियम लिया, तो वो फ्यूल लिमिटेड है, ख़त्म हो जाएंगे ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम की कोई कमी ही नहीं है, तो फ्यूल इज़ प्लेंटी। एग्जाम्पल फिशन रिएक्शन का न्यूक्लियर रिएक्टर, जो मैन मेड रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या? स्टार्स एंड सन्स। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा एक चेन रिएक्शन हमने दिखाने की कोशिश की है। चेन रिएक्शन में एक्चुअली क्या है, एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम को स्ट्राइक किया, बम्बार्ड किया, तो इसमें से निकला बेरियम और क्रिप्टॉन। इसके साथ 3 न्यूट्रॉन और निकल आए। अब जैसे एक न्यूट्रॉन ने ये रिएक्शन किया, ऐसे तीनों न्यूट्रॉन अपना अपना रिएक्शन करेंगे। ये न्यूट्रॉन ने इसे यूरेनियम को स्ट्राइक किया, फिर वो बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। इसने इसको ये स्ट्राइक किया, बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन। इसने इसको स्ट्राइक किया, बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है कि एक न्यूट्रॉन ने 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस किया। 3 ने 9, 3 3 3, 9 कितने करेंगे? वो फिर 3 टाइम्स। तो जो ये रेशो है ना हमारी बढ़ती जा रही है, 1:3:9:3 टाइम्स, 1:3:9, 9 3 से फिर 27, फिर 27 3 से 81, तो इट विल गो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टर ऑफ 3। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो एनर्जी वो 3 टाइम्स बढ़ती ही जा रही है। सो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कि इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड, तो दैट इज़ हार्मफुल। लेकिन अगर 3 में से अगर मैं 2 को एब्जॉर्ब करा दूँ, ये 3 प्रोड्यूस हुए, 3 में से कोई 2 मैंने एब्जॉर्ब करा दिए, तो ओनली 1 इज़ देयर। 3 में से फिर 2 को एब्जॉर्ब करा दो, ओनली 1 इज़ देयर। तो यहाँ जो एनर्जी निकल रही है वो एक कंट्रोल्ड वे में निकल रही है, तो वो रिएक्शन होगा हमारा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज़ वेरी यूजफुल। उससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में जो है वो प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है कि एक किसी भी साइकिल में, किसी भी सीरीज़ में कितने न्यूट्रॉन्स हैं एक इन वन स्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रीवियस स्टेज। जैसे हमने ये देखा था अभी, तो इसमें अगर हम बात करें कि इस स्टेज में 3 है, प्रीवियस स्टेज में 1 था, इस स्टेज में 9 है, प्रीवियस स्टेज में 3 थे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या आ गया? 3 आ गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन स्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रीवियस स्टेज, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो रिएक्शन होता है हमारा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जैसे एटम बम में। अगर के की वैल्यू 1 है तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर के की वैल्यू लेस है, प्रोड्यूस कम हो रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं तो कम होते जा रहे हैं, तो वो चेन रिएक्शन अल्टीमेटली इट विल
स्टॉप, ग्रेजुअली इट विल डाई। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो जब k की वैल्यू 1 है, यानी कि जब मेरा कंट्रोल चेन रिएक्शन है, एक मुझे कंट्रोल वे में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो मिल रही है, तो उस पर्टिकुलर जो हमने फ्यूल ले रखा है उस फ्यूल को बोलते हैं क्रिटिकल मास। द मास ऑफ फिशनेबल मटेरियल फॉर विच मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1 इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। तो अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसको बोलेंगे सुपर क्रिटिकल मास, एक्सप्लोजन होगा। अगर k की वैल्यू लेस देन है तो सब क्रिटिकल, सब मतलब छोटा, सुपर मतलब उससे बड़ा। k इज इक्वल टू 1 में क्रिटिकल मास। फिर एक और डेफिनेशन है थर्मल न्यूट्रॉन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। व्हाट आर थर्मल न्यूट्रॉन्स? एक्चुअली जो रिएक्शन में जो यूरेनियम के न्यूट्रॉन यूरेनियम से बम्बार्ड करके जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर हाईली एनर्जेटिक। तो वो क्या होता है, दे एस्केप द रिएक्शन, मतलब कि वो फर्दर यूरेनियम से नहीं कंबाइन करते, तो उनको स्लो डाउन करना पड़ता है। तो कितनी एनर्जी होनी चाहिए? स्लो न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। कितनी एनर्जी होनी चाहिए? 0.0253 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या वेलोसिटी होनी चाहिए 2200 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट आर थर्मल न्यूट्रॉन्स, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, एंड दे आर सूटेबल फॉर फिशन ऑफ यूरेनियम 235। फिर हम बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर की। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस इन विच न्यूक्लियर रिएक्शन इज कैरिड आउट। प्रिंसिपल क्या है? कंट्रोल चेन रिएक्शन। और इसमें फ्यूल क्या यूज़ करते हैं? यूरेनियम 235 या थोरियम 232। मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर होता है कि फास्ट न्यूट्रॉन्स को जो स्लो डाउन कर दे, तो जनरली ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। हैवी वाटर भी है, ग्रेफाइट भी। कंट्रोलिंग रूट्स, अगर बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो रिएक्शन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बढ़ जाएगा, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कराने के लिए हम कंट्रोल रोड्स यूज़ करते हैं। तो उसका मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं? कैडमियम या बोरॉन रोड्स। फिर है कूलेंट। कूलेंट मतलब जो कूल करेगा, जो कूलिंग इफेक्ट देगा, जो वहाँ की एनर्जी को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा। तो कूलेंट के लिए हम या तो हैवी वाटर यूज़ करते हैं या फिर लिक्विड सोडियम यूज़ करते हैं। फिर शील्डिंग में क्या आता है, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? एक थिक कंक्रीट वॉल के अंदर ये न्यूक्लियर रिएक्टर बना होता है। अब इसका देखो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा मेन चेम्बर है जिसमें फिशन चेम्बर है, जिसमें रिएक्शन हो रहा है। ये ब्लैक कलर की क्या है? यूरेनियम रॉड्स है, फ्यूल है हमारा, यूरेनियम 235 है। और बीच में रेड कलर का जो नज़र आ रहा है, ये बोरोन या कैडमियम की रॉड्स है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल रॉड्स। तो अगर ये अंदर इंसर्टेड है तो रिएक्शन को स्टॉप करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी मैक्सिमम न्यूट्रॉन को, और इसको हम बाहर को पुल आउट कर लें, बाहर को खींच लें, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, कम एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रॉन को। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कंट्रोलिंग रोड्स, बोरॉन और कैडमियम रोड्स। फिर यहाँ से हमारा ये जो कूलेंट है सर्कुलेट हो रहा है। कूलेंट का एग्जांपल क्या लिया था हमने? लिक्विड सोडियम या हैवी वाटर ले लेते हैं इसमें। तो ये यहाँ से पंप से इसको सर्कुलेट कराते हैं, यानी कि जो भी हीट जनरेट हो रही है तो वो कूलेंट उसको लेके आ रहा है। ये हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पर वाटर ले रखा है हमने, और ये हीट अपनी इसको ट्रांसफ़र कर देगा, फिर इसकी स्टीम बनेगी। तो सुपर हीटेड स्टीम जो है वो यहाँ पे टरबाइन पे को मूव कराएगी, जो पंखा ब्लेड लगा हुआ है उसको मूव कराएगी, वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर ये स्पेंट स्टीम जो है ये हम कंडेंसर से पास कर रहे हैं, यहाँ से कोल्ड वाटर डाल रहे हैं और वो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। पाइप के अंदर जो स्टीम है उसको वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, और कोल्ड वाटर जब गर्म हो जाता है तो इधर से आउटलेट हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर ये जो स्पेंट स्टीम जो वाटर में कन्वर्ट होगी, फिर पंप से हम इसमें डाल देते हैं हीट एक्सचेंजर में, और ये पूरा हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसमें याद करने वाली चीज़ जो है वो है कि आपका फ्यूल क्या है? यूरेनियम 235। मॉडरेटर क्या है? ग्रेफाइट। कंट्रोल रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैडमियम एंड बोरॉन रोड्स। और कूलेंट क्या है? लिक्विड सोडियम या हैवी वाटर। और इसके यूजेस देख लेते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, प्रेपरेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स है, प्रोडक्शन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स फॉर कैरिंग आउट न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट। तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस दो न्यूमेरिकल हम लेकर आए हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो रेडियो एक्टिविटी पार्ट है वो सारा डिलीट हो चुका है, न्यूमेरिकल उसी पे आते थे ज़्यादातर, बट दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 17 क्लोरीन 35 न्यूक्लियस। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसने क्या पूछा है? क्लोरीन एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 17, मास है 35, और क्लोरीन जो न्यूक्लियस है उसका ये मास है, जो इसमें प्रोटॉन है उसका ये मास है, न्यूट्रॉन का मास ये है। निकालना क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताओ, किसकी? क्लोरीन की। तो बाइंडिंग एनर्जी यानी कि मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने प्रोटॉन है क्लोरीन में? 17,
और न्यूट्रॉन 35 माइनस 17 18। तो पहले हम मास निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17, न्यूट्रॉन है 18, तो मास ऑफ 17 प्रोटॉन क्या होगा 17 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है, ऐसे 18 का न्यूट्रॉन का 18 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो ये दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास हो गया टोटल, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल मास ये आ गया। लेकिन क्लोरीन का मास कितना दे रखा 34.98, तो इस क्लोरीन के मास ये दे रखा, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आ गया मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट यू में है, एटॉमिक मास यूनिट में, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अगर यू में कोई चीज़ है तो उसको 931 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 287.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन उसने पूछा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताओ, कितने न्यूक्लियन है 35 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ गया 8.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। और किस टाइप का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे आसान है ये भी। व्हेन ए ड्यूट्रॉन, ठीक है, ड्यूट्रॉन का मास दे दिया 2.0141 एटॉमिक मास यूनिट, इज एब्जॉर्ब बाय लिथियम, लिथियम ऑफ मास, लिथियम का मास भी दे दिया, यानी कि ड्यूट्रॉन और लिथियम एब्जॉर्ब हो रहे हैं आपस में। इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 अल्फा पार्टिकल, तो इन दोनों के एब्जॉर्ब होने के बाद 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल का भी मास दे दिया, तीनों का मास दे दिया, ड्यूट्रॉन का 2.0141, लिथियम का 6.0155 और अल्फा पार्टिकल का 4.0026। निकालना क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कैरिड बाय ईच अल्फा पार्टिकल, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पर अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इसने क्या बोला है, इसने बोला ड्यूट्रॉन प्लस लिथियम गिव राइज टू 2 अल्फा पार्टिकल, तो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ड्यूट्रॉन प्लस लिथियम गिव राइज टू 2 अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी। ठीक है, फिर तीनों का मास दे रखा है इसने, लिथियम का भी, ड्यूट्रॉन का भी और अल्फा पार्टिकल का भी। लिथियम का ये है, ड्यूट्रॉन का ये, दोनों को ऐड किया, टोटल मास इनिशियल मास ये है। अल्फा पार्टिकल का ये था, 2 अल्फा पार्टिकल है तो डबल कर देंगे, तो अब इसका मास डिफेक्ट निकाल लो, इनिशियल का हायर होगा, फाइनल का कम होगा, मास डिफेक्ट ये आ गया। अब मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट में है, इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन उसने पूछा है फाइंड द मास इन एनर्जी इन जूल, जूल में पूछा है इसने, और ये मेरा आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम क्या करते हैं, मेगा मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर जूल में आ गया। तो ये टोटल एनर्जी निकली है पर अल्फा पार्टिकल, 2 अल्फा पार्टिकल के साथ ये एनर्जी निकल रही है, तो एक अल्फा पार्टिकल के साथ कितनी हुई, इसको 2 से डिवाइड कर दो। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि मास डिफेक्ट मेरा ये था, उसको केजी में कन्वर्ट कर दो। 1 AMU किसके बराबर होता है 1.66 10⁻−27 kg। फिर डेल्टा m c स्क्वायर कर दिया, डेल्टा m ये है, c स्क्वायर लाइट की स्पीड, ये जूल में आ गई, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो पर अल्फा पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, और दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इसके अलावा और प्रैक्टिस कर लेना, दैट्स ऑल।